नमस्कार सभी को। मैं कुमारी आकांक्षा राय आज एक बहुत ही दयनीय और अहम मार्मिक मुद्दे पे बात करने वाली हूँ। आज मैं उस परिस्थिति से आप सभी को रूबरू कराना चाहती हूँ जिससे मैं खुद नहीं थी। भारत एक वसुधैव कुटुंबकम प्रधान देश शुरू से रहा है। हमारे यहाँ जितने मेहमान आए उनकी इज्जत, उनकी कद्र एक अलग जज्बे के साथ की जाती है। मगर आज मैं अपने ही देश की ऐसी परिस्थिति से आपको रूबरू कराऊंगी जिससे शायद आप भी अनभिग रहे हो। और शायद ये ऐसी घटना है जो बहुत ही दयनीय, हार्ट ब्रेकिंग है, खासकर उनके लिए जो अपने माता पिता, दादा दादी के लिए एक बहुत ही उच्च कोटि का स्थान अपने हृदय में रखते हैं। उन्हें फर्क भी पड़ेगा, वो चिंतित भी होंगे इस वीडियो से, मगर उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा जो ये खुद काम करते हो। और अगर उन्हें फर्क नहीं पड़ता जो अपने ख्वाब को पूरा करने में जिंदगी के दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं, तो फिर शर्म की बात है आपके लिए। नाउ, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, धरती आपके लिए फट क्यों ना गई हो, आसमान पे आप क्यों ना उड़ रहे हो, आप अपनी धरातल, अपनी जड़ें, अपनी जनक को कैसे भूल सकते हैं। मजबूरी चाहे कैसी भी क्यों ना हो, माता पिता वृद्धाश्रम में कैसे पहुंच सकते हैं। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। भारतीयता और मानवता आपके अंदर से कैसे मर सकती है इतने आसानी से। माँ बाप का ही घर बनाया हुआ और माँ बाप ही उस घर से बेघर कर दिए जाते हैं, क्यों। आज बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, या उनका फर्ज है कि अपनी इस उत्तरदायित्व को पूरा करें, उससे वो पीछे पैर खींच लेते हैं। क्या कारण है इसका। जब समय आया उनका सहारा बनने का, जब समय आया उनका की पालन पोषण, उनकी देखरेख करने की, तब आप उससे पीछे हट गए। इसका कारण क्या रहा। मेरा मानना है पहले ये मैं मानती थी कि अरे ये हमारे देश में नहीं हो सकता, ये पश्चिमी सभ्यता है, वहीं रहती है, वहीं से अन्य देशों में फैली है और वहीं पे रहेगी। जिस देश ने गैरों को इतने खुले दिल से अपनाया हो, वो अपने अपनों को कैसे इस निर्दयी निठुर होकर घर से बेघर कर सकता है। मगर मैं गलत थी। वो कैसे। मैं जब MSO पे रिपोर्ट पढ़ी, उस वक्त पता चला कि 18 मिलियन एल्डरली पीपल हैज बीन अबंडन्ड फ्रॉम देयर हाउस। उसे घर से निकाल दिया गया उन्हें। ये बेघर हो गए, ये गरीबी में रह रहे हैं और उन्हें इसलिए निकाला गया ताकि वो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते थे, वो कमा नहीं सकते थे। इस वजह से निकाला गया उनको घर से। ये बच्चे उनकी अच्छी लाइवलीहुड की तलाश में छोड़कर निकल जाते हैं और माता पिता वो हीरा है जिनको बच्चे न जाने कितना घिसते रहते हैं, फिर भी वो ऑब्जेक्ट नहीं करते, ये सोचकर कि इसके ज़िंदगी की भलाई है, हम क्यों इसमें एक अड़चन बने, ये सोचकर वो छोड़ देते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि उन पेरेंट्स से जब बच्चे मिलने भी आते हैं एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, तो आंखों में नमी लेकर, एक अलग सा चमक लेकर, मुस्कुराहट के साथ उनसे मिलने भी जाते हैं और उन्हें गले भी लगाते हैं। मगर शर्म की बात है आपके लिए कि आप इतने नीचे गिर गए, पता भी नहीं चला कब। खैर, इसके अलावा मैं उस स्थिति की भी बात करना चाहूँगी जो कि इन बच्चों के लिए शायद सरकार ने इनैक्ट किया, बनाया, इनके लिए एक डंडा के तौर पे लिया गया ताकि ये समझ सकें अपनी ऑब्लिगेशंस। वैसे तो हम जब HLA हार्ट को पढ़ते हैं तो वहाँ पता चलता है कि लॉ और मोरालिटी में दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन जब अंत पे आते हैं तो यही पता चलता है कि मोरालिटी को लॉ से अलग नहीं किया जा सकता है। और उसका यही एक उदाहरण, बेस्ट उदाहरण ये इनैक्टमेंट है जो भारत में आया। उस पे जाने से पहले मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्वे पे बात करना चाहूँगी जिसने कहा था कि हेल्प एज इंडिया सर्वे, जिसने ये बात कही कि 2012-13 के दरमियान अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ एवरी एल्डरली पर्सन जिनको अब्यूज सहना पड़ा। इस पे टॉप लिस्ट में बेंगलोर रहा, सेकेंड लिस्ट पे हैदराबाद और फिजिकल अब्यूज में टॉप लिस्ट पे पटना रहा। कितनी शर्म की बात है। 98% पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो ये चूज करते ही नहीं है कि हमें FIR या कंप्लेन दायर कराना है अपने बच्चों के खिलाफ। वो सह के बर्दाश्त करके रह जाते हैं, यानी वो अंत तक अपनी पेरेंटिंग निभाते हैं और हम फेल हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। सोचने वाली बात है। नाउ कमिंग टू द लीगल पॉइंट्स, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इन बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए खासकर एक डंडे के तौर पे ये एक्ट था
और इससे पहले हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्र एक वेलफेयरिक स्टेट है। Article 41 of Indian Constitution is providing a mechanism through which the state can come with the various programs and policies as well as with enactment for welfaring of old age peoples. And one of those enactment was Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007. We have this act. ये बनना तो नहीं चाहिए था मगर बना। As per Section 5, कोई सीनियर सिटीजन, कोई पेरेंट्स अगर किसी भी तरीके की मेंटेनेंस से इनकेपेबल है, वो कमा नहीं रहे, उनकी इनकम उतनी नहीं है कि खुद को मेंटेन कर सके, तो सेक्शन 5 में एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के सामने मेंटेनेंस के लिए एज पर सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट, और वो एप्लीकेशन मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। इसके अलावा ये बात और भी है कि इसमें 2018 में एक बिल आया जिसमें कि चिल्ड्रन जो शब्द है वो पहले सिर्फ सन, डॉटर, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड डॉटर्स तक और ग्रैंड सन तक ही सीमित रखा गया, लेकिन अब कोशिश ये है कि इसे बढ़ाकर स्टेप चिल्ड्रंस तक की जाए, एडॉप्टेड चिल्ड्रंस तक की भी की जाए, इनका दायरा बढ़ाकर। अभी इस पे कुछ चर्चा बाद में भी होगी क्योंकि अभी ये पास होकर और अमेंड हुआ नहीं है शायद मेरी नज़र में। और इसमें जो मेंटेनेंस की रकम है वो भी फिक्स्ड है, 10,000 तक का ही क्लेम पेरेंट्स कर सकते हैं, तो इसको भी फ्लैक्सिबल करने की बात हो रही है ताकि इसे भी फ्लैक्सिबल किया जा सके। सेक्शन 7 की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट को ये बाध्यता है कि वो इस एक्ट के आने के 6 महीने के अंदर अपने राज्य में हर एक तहसील में एक या एक से अधिक मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश करे, और इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर एसडीओ के रैंक से नीचे के रैंक पे नहीं होने चाहिए। सेक्शन 9 ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस की बात करता है। इसका इन्फोर्समेंट एग्जीक्यूशन इस ऑर्डर का ऐसे होना चाहिए जैसे सीआरपीसी के सेक्शन 125 में मेंटेनेंस के ऑर्डर की एग्जीक्यूशन करी जाती है, सेम इसी तरीके से यहाँ होना चाहिए। और ये बात भी कहता है कि अगर बच्चे कहीं ना कहीं फेल होते हैं मेंटेन करने से और मेंटेनेंस देने से, उस वक्त ट्रिब्यूनल खुद उन्हें पर मंथ 10,000 का अमाउंट देकर मेंटेनेंस प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा सेक्शन 25, अगर बच्चे फेल करते हैं, मेंटेनेंस देना नहीं चाहते हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, तो वहां आपको पेनलाइज भी किया जाएगा। दैट द डंडा विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, यू विल बी पनिश्ड फॉर 6 months. It is a presumption or it could be in future, but now under this act you would be liable for 3-month imprisonment, and it's a probability to be increased up to 6 months as I have told earlier, and fine up to 5,000 rupees. इसके अलावा apart from it, as per section 25, magistrate would take as a cognizable and billable offence. इसे ट्रीट किया जाएगा अगर आप इसके किसी भी प्रोविजन को वायलेट करते हुए पाए गए। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको पता चला या फिर सियो मोटो भी आपके खिलाफ मामला शुरू हो सकता है, अगर ऐसा लगता है कि आप अपने एल्डरली पेरेंट्स को, गार्जियन को, अपने सीनियर सिटीजन को घर से बेघर कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। तो एक बात और इसमें ध्यान करने वाली बात है कि जो पेरेंट्स का डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2D ऑफ दिस एक्ट गिवन है, उसमें मदर, फादर, बायोलॉजिकल, एडॉप्टिव, स्टेप, वॉट एवर, irrespective of their age, मीनिंग देयर बाय कि ऐसा नहीं है कि आप सीनियर सिटीजन होंगे, 60 के उम्र को पार करेंगे तभी आप मेंटेनेंस क्लेम करेंगे इस एक्ट में। आप मेंटेनेंस उस वक्त भी क्लेम कर सकते हैं जब आपका बच्चा 18 से एबव हो चुका है, मेजर हो चुका है, अच्छा खासा कमा रहा है, लेकिन आपका ख्याल नहीं रख रहा, आपको अपनी मेंटेनेंस, आपकी फूडिंग, क्लोथिंग, लॉजिंग, ट्रीटमेंट, मेडिकल अटेंडेंस नहीं दे रहा है, तो आप क्लेम कर सकते हैं, एप्लीकेशन इसमें दायर कर सकते हैं। इस एक्ट के तहत सीनियर सिटीजन को एक और बेहतर पावर दिया गया है, यानी पेरेंट्स को एक बहुत अच्छा पावर दिया गया है। मैं इससे बहुत सहमत भी हूँ कि इसमें कही गई है कि अगर पेरेंट्स ने कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया हो किसी भी बच्चे को प्रायर टू दी देयर इंटेस्टेट देयर डेथ, उससे पहले उन्होंने अगर कोई गिफ्ट करी हो और इस उम्मीद से कि ये बच्चा मेरा मेंटेनेंस करेगा, मेरा ख्याल रखेगा, मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, और वो बच्चा फेल करता है, वो मेंटेन करने से इनकार करता है, तो आपके पास ये पावर है, आप मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में जाकर एप्लीकेशन दायर करके इविक्शन का एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने गिफ्ट करी थी फलाने बच्चे को, वो मुझे वापस दी जाए क्योंकि वो मेरी मेंटेनेंस नहीं कर रहा है।
और मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल आपका जमीन इविक्ट करा के आपको रिवोक कराकर प्रोवाइड भी करेगा। इसके केस लॉज भी हैं जिस पे मैं आगे बात करूंगी। और एक चीज और मैं बता दूं कि आप एक टाइम पे एक ही एक्ट में मेंटेनेंस क्लेम करेंगे, जैसे कि आपके पास मेंटेनेंस का पावर है कि 125 ऑफ सीआरपीसी में भी क्लेम कर सकते हैं, मेंटेनेंस एक्ट में भी क्लेम कर सकते हैं। तो आप या तो सीआरपीसी में करें या फिर मेंटेनेंस एक्ट में करें, और एक टाइम पे दो में से किसी एक में एप्लीकेशन आप दायर कर सकते हैं। बट अब हम कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स पे आते हैं जो हाई कोर्ट ने दिए हैं, और बहुत ही कमाल के जजमेंट्स और सोसाइटल एस्पेक्ट्स को देखते हुए उन्होंने दिया, जो बहुत ही आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के अलावा हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनके और हिस्टोरिकल बनके रह जाएंगे। जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 2021 में ही रिसेंटली जजमेंट इन्होंने दिया है कि सीनियर सिटीजन के बेटे के फेवर में उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, सीनियर सिटीजन ने उसे एविक्ट कराया और कहा कि बच्चे लाइबल हैं, बाउंड हैं पेरेंट्स का लुक आफ्टर करने के लिए। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि डॉटर्स आर डॉटर्स फॉर एवर, सन्स आर सन्स टिल दे आर मैरिड। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फ्रेज कोट किया था, बहुत बड़ी बात कही थी। जैसे रिपोर्ट में वो मैंने कहा कि हेल्प एज जो सर्वे कराया उसमें स्पेशली लिखा था कि जो एबंडेंट और अब्यूज पेरेंट्स हैं मोस्टली बाय बहू एंड बेटे, meaning thereby that interference and some third party has made you such a weak person that you are not even recognizing that what your roots are. So High Court of Bombay has forced you to be in such a position to be obliged towards the parents, और उन्हें ऑर्डर दिया कि सन हो या फिर बेटी हो, बेटे को ऑर्डर दिया कि जो फ्लैट माता पिता बनाकर दिए थे आपको रहने के लिए, उन्हें जल्द से जल्द आप खाली करें, क्योंकि आपने अपने माता पिता को ही उससे निकाल दिया था। बहुत ही अच्छी जजमेंट हमें जहाँ तक लगा। इसके अलावा अगर बहू काम करने वाली हो, कामगर हो और इनकम अच्छी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम मोरालिटी, उसकी लायबिलिटी है कि वो सास ससुर की देखभाल करे, उसकी मेंटेनेंस वो स्वीकार करे और करे। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। So, अगर if we are claiming equality, that equality must be in true sense, in real sense. इसकी यही रियलिटी होगी। At last but not the least, हम जानते हैं कि इस एक्ट का इस्तेमाल पेरेंट्स तो बहुत कम ही करेंगे, और करते भी हैं, बहुत कम करते हैं अपनी बच्चे की भलाई सोचकर। मगर मेरा अपना ओपिनियन है कि एक माता पिता अपने अंत तक माता पिता होने के फर्ज को अदा करते चले जाते हैं, और एक हम हैं जो न जाने किस गर्द में गिरते चले जा रहे हैं। नमस्कार और धन्यवाद आपका।